हेलो दोस्तों, आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल MK SC में हार्दिक स्वागत है। जैसे फ्रेंड हम स्टार्ट किया गया था पिछली वीडियो में, हम चर्चा किए थे क्लास 10th के बारे में। 10th में क्या बताया था उसमें दर्पण के बारे में। उसमें मतलब शुरू से बात बताएं तो उसमें बताए थे प्रकाश के बारे में, ठीक ना। प्रकाश से फिर बताए थे मतलब क्या उसके प्रकाश के गुण बताए थे, और उसमें बताए थे मतलब कि प्रकाश के लक्षण गुण क्या क्या होता है, और उसमें चर्चा किए थे दर्पण के बारे में, ठीक ना। उसमें मतलब कि समतल दर्पण के बारे में बता दिए थे। अब इस वीडियो में चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, ठीक ना। एक बार देख लिया जाता है कि दर्पण किसे कहते हैं। देखिए दर्पण किसे कहते हैं। यदि किसी पारदर्शी माध्यम के, पारदर्शी मतलब क्या कि जिसके आर पार प्रकाश आया जा सके, ठीक ना। यदि किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पे कलई कर दिया जाए, मान लीजिए हमारा कांच है, ठीक ना, क्या है कांच, इसके एक पृष्ठ पे कलई कर दिया जाए, एक साइड से कलई हो गया तो ये हमारा बन गया दर्पण, ठीक ना। यदि किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पे कलई कर दिया जाए तो जो प्राप्त हमें होगा वो क्या होगा, दर्पण होगा। अब देखिए ये हमारा कौन सा दर्पण, ये हमारा समतल दर्पण है। देखिए समतल दर्पण किसे कहेंगे। अब देखिए इसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर वाला है, ठीक ना। ऊपर वाला क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। मान लीजिए कि ऐसे प्रकाश की किरण कोई आती है और टकरा करके पुनः ऐसी चली जाएगी। यही मान लीजिए यहीं पे कलई नहीं किए होते तो क्या होता, मतलब कि प्रकाश की किरण आती और ऐसे चली जाती है। कलई ना करते तब, लेकिन जब कलई कर दिए तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि प्रकाश की किरण आती है और टकरा करके पुनः चली जाती है। तो आने वाली किरणों को जानते हैं कि हम आपतित किरण बोलते हैं, तथा टकरा करके जाने वाली किरण क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। देखिए तो दर्पण में क्या होता है, दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में चर्चा कर दिए थे ना, समतल दर्पण यही हमारा क्या है, समतल दर्पण। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, उसे बोलते हैं समतल दर्पण। अब इस वीडियो में चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक ना। समतल दर्पण पूरा थ्योरी बता दिए थे। इस वीडियो में बात करेंगे कौन सा, गोलीय दर्पण के बारे में। पूरा मतलब कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, उसमें प्रतिबिंब कहाँ से बनता है, ठीक ना। देखिए और इसमें चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। या बोल सकते हैं यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाता है, ठीक ना, या एक पृष्ठ को परावर्तक सतह बना लिया जाता है तो प्राप्त दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। इसमें दो बताए ना, इससे पहले क्या बोलेंगे, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। या दूसरा बोलेंगे मतलब यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, मान लीजिए हमारा कांच है, ठीक ना, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, मान लीजिए इसको यहां से काट लीजिए, ये हमारा क्या है, कांच है। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पे कलई कर दिया जाए, मान लीजिए ये हमारा होगा तो मान लीजिए ऐसे मिलेगा ना, ऐसे एक मिनट, ऐसे हमारा कुछ मिलेगा और इस साइड वाला हमारा कुछ ऐसे मिलेगा, बीच में से काटेंगे नहीं मिलेगा। अब देखिए यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पे कलई कर दिया जाए, मान लीजिए इसके बाहरी से कलई कर दीजिए और इसके अंदर से कलई कर दीजिए, तो प्राप्त दर्पण हमारा गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक ना। अब देखिए क्या बोले कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। देखिए इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, हमारा परावर्तक पृष्ठ ये कहलाएगा, इसके अंदर वाला, ठीक ना। इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा, ये अंदर, ये बाहर वाला कहलाएगा इसका। तो हमारा क्या होता है, गोलीय दर्पण के उदाहरण होते हैं। तो अब देखिए उसमें चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण कौन कौन सा होता है। तो उसमें होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक ना। देखिए इसे हटा देते हैं, इसका डिफिनेशन लिखते हैं। देखिए वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। या इसका दूसरा लिख दे रहे हैं
यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसकी एक पृष्ठ को परावर्तक सतह बना लिया जाता है, परावर्तक सतह बना लिया जाता है, तो प्राप्त दर्पण हमारा गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक ना। अब देखो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक ना। इतना नोट करिए और चर्चा करेंगे बारी बारी से कि अवतल दर्पण और गोलीय उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए इसके प्रकार कितने होते हैं गोलीय दर्पण? इसके प्रकार होते हैं 2। पहला कौन सा होता है? अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो मान लीजिए कांच के खोखला गोला लेंगे तो देखिए इसके कटे हुए कांच के खोखले गोले लेंगे ना, तो इसका मतलब कि बाहरी पृष्ठ पे कलई करेंगे, ये वाला। इसका नाम दे देंगे M1 M2। देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ मतलब कि क्या होता है, उसका परावर्तक पृष्ठ दबे हुए सतह से होता है तथा कलई मतलब उसके उभरी हुए सतह से किया जाता है। क्या बोले? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ मतलब कि दबे हुए सतह से होता है तथा उस पर कलई किस पे किया जाता है? उभरी हुए सतह से। मान लीजिए इसे प्रकाश जलन तो चला जाएगा ना। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन किस कहाँ से हो रहा है? उसके दबे हुए मतलब कि दबा पृष्ठ कौन सा? ये वाला। और उभरा हुआ पृष्ठ कौन सा है? ये वाला। तो ये वह दर्पण इसके उभरे हुए सतह पे कलई किया जाता है तथा उसका प्रकाश का परावर्तन उसके दबे हुए सतह से होता है, उसे बोलते कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। क्या बोले? कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ मतलब कि दर्पण के दबे हुए सतह से होता है तथा उसके उभरे हुए सतह पे क्या किया जाता है? कलई किया जाता है। ठीक ना। वो हमारा कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण। अब देखिए उत्तल दर्पण इसका अपोजिट बोलेंगे। देखिए एक हिस्सा ऐसे करेंगे, इसका देखिए इसके उभरे हुए सतह पे कलई किए थे, लेकिन इसके दबे हुए सतह पे कलई करेंगे ऐसे। हो गया। नाम दे देंगे M1 M2। देखिए इसमें क्या बोले कि वह दर्पण जिसका मतलब कि उभरे हुए सतह पे कलई किया जाता है तथा प्रकाश का परिवर्तन उसके दबे हुए सतह से होता है, उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। उत्तल का बोलिए कि वह दर्पण जिसका मतलब कि प्रकाश का परिवर्तन उसके उभरे हुए सतह से होता है तथा मतलब कि कलई कहाँ पे किया गया? उसका दबे हुए सतह से किया जाता है। या उल्टा बोलिए इसका कि वह दर्पण जिसका मतलब कि दबे हुए सतह पे कलई किया जाता है तथा उसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ से होता है? मतलब कि उसके उभरे हुए सतह से होता है। अब मान लीजिए प्रकाश जलेंगे ऐसे तो ऐसे होगा। देखिए ठीक ना। देखिए दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि इसके उभरे हुए सतह पे कलई किया गया है और इसके दबे हुए सतह पे कलई किया गया है। इसमें प्रकाश का परिवर्तन कहाँ से हो रहा है? उसके प्रकाश का परिवर्तन दबे हुए सतह से हो रहा है। और इसमें प्रकाश का परिवर्तन कहाँ से हो रहा है? तो इसका प्रकाश का परिवर्तन उभरे हुए सतह से हो रहा है। यही हमारा होता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। याद रहेगा आप लोगों को क्या था इसमें
कि वह दर्पण जिसके प्रकाश का परिवर्तन उसके दबे हुए सतह से होता है अवतल दर्पण, वह दर्पण इसका प्रकाश का परिवर्तन उसके उभरे हुए सतह से होता है उत्तल दर्पण, या बोलेंगे वह दर्पण इसका कलई मतलब कि उसके उभरे हुए सतह से कलई किया जाता है, वह दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण। तो वह दर्पण इसके उसका कलई मतलब कि दबे हुए सतह से किया जाता है, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण, ठीक ना। अब देखिए, और प्रतिबिंब बनाने के लिए मतलब मुख्य बिंदु होते हैं, मतलब कि दर्पण का ध्रुव कहाँ होता है, उसकी फोकस दूरी क्या होती है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, और उसके बारे में सबके लिए क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, अवतल के लिए तथा उत्तल के लिए, ठीक ना। देखिए अब हटा दे इसको। देखते हैं अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं। देखिए, पहला आता है दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। ठीक ना, दर्पण का ध्रुव चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। देखिए यहाँ पे फिगर बना रहे हैं, ये हमारा कौन सा दर्पण है, देखिए तो इसके उभरी हुई सतह पे कलई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा अवतल दर्पण, ठीक ना। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, उत्तल। देखिए दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या बोले, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, ये बताइए परावर्तक तल कौन सा है, इसकी ये वाला पूरा इसका परावर्तक तल कहलाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक, और इसका परावर्तक तल कौन कहलाएगा, ये वाला। तो क्या बोले दर्पण का ध्रुव, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसके बाद मध्य बिंदु कहाँ से, बीच में होगा यहाँ पे मध्य बिंदु मतलब क्या, बीच वाला। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब इसका मध्य बिंदु कहाँ पे होगा, मतलब कि बीच में कहीं पे होगा यहाँ पे, ठीक ना। इसको पी से प्रदर्शित करते हैं, पोल, ये हो गया इसका और ये हो गया इसका। ध्रुव क्या बोले, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। लिख दें, देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला देखेंगे, दूसरा वक्रता केंद्र, ठीक ना। देखिए वक्रता केंद्र में क्या बोलेंगे, तो वह मतलब कि वक्रता केंद्र ना, तो मतलब कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लीजिए हमारा कोई गोला ले लेंगे, ठीक ना, कोई गोला लीजिए ऐसे, ये हमारा क्या है, कोई गोला है, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ केंद्र होगा ना यहाँ पे, सेंटर मतलब कि केंद्र। मान लीजिए हमारा वृत्त ना है, तो वृत्त हर एक वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है। तो केंद्र मतलब कि सेंटर हमारे बीच में होगा। तो समझिए कि इसी को मतलब कि एक मिटा दिया ऐसे, सिर्फ खोखले गोले लेंगे, उसके काट करके लेंगे आधा। ये बताइए जैसे अवतल की बात करें चाहे उत्तल की बात करें, तो दोनों में क्या था, आधे ने लिए थे। तो इसका कुछ मतलब कि पहले वाले गोले का कुछ ना कुछ केंद्र था ना, उसी केंद्र को बोलते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या बोलते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए ये हमारे कौन सा है दर्पण, अभी तो कोई दर्पण नहीं, ठीक ना। जब कलई करेंगे तब पता चलेगा अवतल है कि उत्तल है। अब इसको फिर ऐसे ले लीजिए, अब इसके बाहरी पृष्ठ पे कलई कर देंगे, तब हमारा बन जाएगा अवतल।
अब इसके अंदर से कर देंगे तो हमारा बन जाए कौन सा, उत्तल। M1 M2 M1 M2। देखिए तो ये बताइए कि इसको मतलब कि ऐसे मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ इसका सेंटर होगा ना, गोला में, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, बीच में। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये हमारा कहाँ हो जाएगा, बीच में, एकदम पूरा सेंटर में हो गया वक्रता केंद्र, ठीक ना। कहाँ पे, बीच में। इसका कहाँ सेंटर होगा, बीच में, यहाँ पे। तो इसे मतलब कि सी से प्रदर्शित करते हैं, किस अक्षर से, सी से। लिख दें, देखिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। इतना नोट करिए, मिटा दें। देखिए अब अगले बात चर्चा करेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या है, वक्रता त्रिज्या। 3 नंबर ना, वक्रता त्रिज्या। देखिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग था उसकी त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या बोले, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग था उसके मतलब की त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ऐसे समझिए, यहाँ पे हमारे कौन सा दर्पण, ये वाला, इसके मतलब कि बाहरी से कली कहते हैं, बन गया अवतल। ये कौन सा हो जाएगा, उत्तल, ठीक ना। M1 M2 M1 M2। देखिए उसका मतलब कि वक्रता केंद्र कहाँ था, बीच में, सी वाला, ये वाला, और इसका कहाँ था, इधर, सी। देखिए इसकी त्रिज्या मतलब कहाँ से हुई, वृत्त का त्रिज्या किसे कहते हैं, मतलब कि परिधि से केंद्र के बीच की दूरी की त्रिज्या बोलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये बार क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या। इसका यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग था उसके मतलब की त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग था उसकी त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक ना। और देखिए मुख्य अक्ष, चौथा, मुख्य अक्ष किसे कहेंगे। देखिए ये हमारा दर्पण बन गया कौन सा, अवतल दर्पण। ये कौन सा बन गया, उत्तल दर्पण। देखिए इसका मतलब कि वक्रता केंद्र कहाँ था, बीच में था ना, वक्रता केंद्र मतलब कि सी, और इसका वक्रता केंद्र कहाँ था, मतलब कि सी। इसका ध्रुव कहाँ था, बीच में, मध्य बिंदु, पोल ध्रुव, इसका और इसका,
ठीक, देखिए मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, तो मतलब वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को वक्रता मतलब मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा मुख्य क्या बोले, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे इसको ऐसे मिला देंगे, दोनों मिल गया। क्या बोले कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सीधी एक सरल रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये हमारा कहलाएगा मुख्य अक्ष। इसको भी मिला दीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। मतलब कि मुख्य अक्ष को ऐसे नहीं करेंगे मतलब कि यहाँ से जाकर के ऐसे ऐसे चले जाए, नहीं, वो मतलब कि ऐसा रहेगा, मतलब कि सीधा रहेगा, लेकिन मतलब कि वक्रता केंद्र से लेकर के दर्पण के ध्रुव को मतलब कि मिलाएगा ऐसे। इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। क्या बोले, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक ना। और हमारा आएगा मुख्य फोकस, इधर नोट करिए। चलिए अगला नंबर कौन सा था, 5वां। अब इसकी चर्चा करेंगे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस देखिए ये और आसान है। ऐसे बनाइए, पहले दर्पण बनाएंगे, ये हमारा कली कर देंगे, हो गया। एक और दर्पण बनाएंगे, इसके अंदर से कली करेंगे, इसका नाम M1, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक ना, ABCD XYZ कुछ भी हो सकता है। देखिए हमारा मतलब कि यहाँ पे क्या था, ध्रुव था, यहाँ पे हमारा ध्रुव था, यहाँ पे क्या था, वक्रता केंद्र, यहाँ पे हमारा क्या था, वक्रता केंद्र। इसकी मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते थे, मुख्य अक्ष। इसकी मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते थे, ठीक ना। देखिए अब इसमें मुख्य फोकस होगा क्या, तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर इकट्ठा होती हैं। अब देखिए यहाँ से डालेंगे तो ये मतलब कि यहाँ पे इकट्ठा होगा, मतलब कि एक दूसरे को काटेगा इस बिंदु पर। क्या बोले, ऐसी हमारी आपतित किरणें, परावर्तित किरण। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, मतलब मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम बोलते हैं मुख्य फोकस। इसको मतलब कि कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोले, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वही हमारा क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक ना। याद रखिएगा मतलब कि जो भी किरण मतलब कि मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी वो मतलब कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात मतलब कि मुख्य अक्ष से ही गुजरेंगी। और देखिए इसमें होगा क्या, इसको ऐसे कर लीजिए। और देखिए ये हमारा कि क्या है, आपतित किरण है। अब देखिए तो फैला देगा, ठीक ना। इसकी किरण यहाँ ऐसे चली जाएगी और इसकी किरण ऐसी चली जाएगी, ऐसे। तो इसको आभासी में मिलाएंगे ऐसे, ठीक ना। यहाँ पे आके क्या कर देंगे, मिला देंगे, और इसको मतलब कि आगे कर देंगे, तो ये हमारा मुख्य फोकस कहलाएगा। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोले, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर या मुख्य फोकस के जिस बिंदु पर मिलती हैं वही हमारे कहलाता है मुख्य फोकस। इसे F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। लिख दें इसको, चलिए लिख दें, 1 मिनट समय लगेगा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के
जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए फोकस दूरी किसे कहेंगे, इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना, हम बता दे रहे हैं, इसको अपने आप से लिखिएगा। फोकस दूरी इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करें, ठीक ना। देखिए क्या बोलेंगे, तो मतलब कि मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को मतलब कि फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, मतलब स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे, ठीक ना। देखिए क्या बोले, फोकस दूरी, तो मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को मतलब कि फोकस दूरी कहते हैं। क्या बोले, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये मतलब क्या है, मुख्य फोकस, ये क्या है, ध्रुव, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। इतनी हमारी परिभाषाएं कंप्लीट हो गई। अब अगले वीडियो मिलते हैं, उसमें चर्चा करें प्रतिबिंब के बारे में, मतलब कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, छोटा की बड़ा की आभासी की वास्तविक, ठीक ना। तो अब आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक ना। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।